और रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2026। और इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं, कौन कौन से आंकड़े सामने आए, उनको हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट की मुख्य बातों को समझ लेते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 और इस रिपोर्ट में दो बेसिस पर डेटा दिए गए हैं। पहला है कि भारत में आय असमानता को लेकर और धन असमानता को लेकर के इसमें डेटा दिया गया है और क्या क्या डेटा है उन्हें हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे भारत में आय असमानता के बारे में, जिसमें कि ये कहा गया है कि शीर्ष 10% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा है और जो निचले 50% लोग हैं उनको केवल 15% ही प्राप्त है। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि विश्व में सर्वाधिक आय असमानता वाले देशों में से एक भारत है। अब हम समझेंगे भारत में धन असमानता के बारे में। तो इसमें यह कहा गया है कि भारत में जो सबसे धनी 10% लोग हैं उनके पास कुल संपत्ति का लगभग 65% हिस्सा है, जबकि शीर्ष 1% लोगों के पास लगभग 40% हिस्सा है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा आंकड़ा है ये लुकास चांसल, रिकार्डो गोमेज कैरेरा, रुवैदा मुशरिफ और थॉमस पिकेटी के द्वारा संपादित किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। अब हम बात करेंगे लैंगिक असमानता के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हम जानेंगे महिला श्रम बल भागीदारी दर, यानी कि महिलाओं की भागीदारी की बात करेंगे। तो सबसे पहला आंकड़ा तो यही देखते हैं कि 2017-18 में 22% से बढ़कर 2023-24 में 40.3% हो गई है क्या महिला श्रम बल भागीदारी दर। और ये जो आंकड़ा है वो श्रम मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। वहीं विश्व रिपोर्ट के अनुसार एक दशक के 15.7% पर कम बनी हुई है। अब लैंगिक वेतन अंतर की बात कर लेते हैं। तो अवैतनिक कार्य को छोड़ करके, यानी कि जिन कार्य के लिए वेतन नहीं मिलता है उनको छोड़ करके महिलाएं जो है वो पुरुषों की कमाई का केवल 61% ही कमाती हैं। और अगर अवैतनिक श्रम को हम काउंट करते हैं तो उस टाइम ये आंकड़ा मात्र 32% हो जाता है घट करके। अब एक बार वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर भी नजर डाल लेते हैं। तो ये जो पूरा रिपोर्ट है इसमें ये कहा गया है कि महिलाएं जो है वो कुल श्रम आय का 1/4 से थोड़ा अधिक ही प्राप्त करती हैं और 1990 के बाद से ये जो डेटा है वो अपरिवर्तित रहा है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है, ऐसी ही बनी हुई है इसकी स्थिति। अब हम बात करेंगे जलवायु संकट और असमानता का संबंध के बारे में, यानी कि जलवायु संकट और असमानता के बीच कैसे संबंध है इसके बारे में भी रिपोर्ट में बताया गया है। तो वो कौन कौन सी बातें, इन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्सर्जन असमानता के बारे में। तो इसमें यह कहा गया है कि वैश्विक आबादी के सबसे गरीब हिस्से का उत्सर्जन में केवल 3% ही योगदान होता है, जबकि जो शीर्ष 10% लोग हैं जो सबसे अमीर वर्ग में आते हैं उनका 77% उत्सर्जन में योगदान है। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि जो सबसे धनी 1% है उनका निजी पूंजी स्वामित्व उत्सर्जन में 41% योगदान है, जो कि निचले 90% से लगभग 2 गुना देखने को मिलता है। अब अमीर व्यक्तियों के योगदान की बात कर ले तो निवेश और जीवन शैली से उत्पन्न उत्सर्जन अधिक, यानी कि ये जो व्यक्ति होते हैं इनके रहन सहन, इनके खान पान का तरीका काफी अलग होता है और इसके अकॉर्डिंग ये निवेश करते हैं, तो इनका जो है उत्सर्जन का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ असंतुलित प्रभाव की भी बात कर लेते हैं। तो कम उत्सर्जन, यानी कि ये जो निचले 90% लोग हैं वो कम उत्सर्जन करते हैं, इनके द्वारा कम उत्सर्जन होता है। और ये जो जलवायु परिवर्तन होता है जिसमें कि आपकी बाढ़ और सूखा जैसी स्थिति देखने को मिलती है, उनसे ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और उसी के साथ जो अमीर वर्ग होते हैं वो इनसे, ये जो ऐसी परिस्थितियां होती है उनसे किसी न किसी तरह बाहर निकल जाते हैं। तो यही कहना है कि कम उत्सर्जन वाले लोग जो हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अधिक संवेदनशील होते हैं। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे असमानता के कारण क्या है, यानी कि गरीब और अमीर वर्ग के बीच जो असमानता देखने को मिल रही है उसके कारण क्या है उसे भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला तो यही पूंजी संकेंद्रण, यानी कि कुछ व्यक्तियों के पास धन बहुत ज्यादा है और कुछ लोगों के पास बहुत कम है। कुछ व्यक्तियों या निगमों के हाथों में ही धन का संचय है, यानी कि इनके तक ही धन सीमित रह गया है। इसी के साथ राजकोषीय अन्याय भी देखने को मिलता है। अब जैसे कोई वस्तु होती है उस पर इनडायरेक्ट टैक्स दिया जाता है और वो अमीर और गरीब दोनों वर्गों के लिए बराबर ही होता है। अब ऐसी स्थिति में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए ये टैक्स देना ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहीं पर ये बात कही गई कि राजकोषीय अन्याय भी देखने को मिलता है, यानी कि अप्रत्यक्ष करों का उच्च अनुपात देखने को मिलता है। जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो अमीर और गरीब दोनों पर बराबर ही लगता है।
अब लैंगिक भेदभाव की बात करें तो शिक्षा, रोजगार और संपत्ति के स्वामित्व में असमानता देखने को मिलती है, यानी कि महिलाओं और पुरुषों में कहीं ना कहीं असमानता देखने को मिलती है, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के और संपत्ति के स्वामित्व को लेकर भी। और आर्थिक उदारीकरण की बात कर लेते तो 1990 के बाद से असमानता में वृद्धि देखने को मिली है, विशेष रूप से शीर्ष 1% के लिए। तो ये तो हमने समझा पूरा डेटा, असमानता के कारण हमने समझ लिए। अब हम समझते हैं कि असमानता को कम करने की नीति क्या है, उपाय क्या है। तो सबसे पहला यही है कि प्रगतिशील कराधान, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो उच्च आय वाले लोग हैं उनको उनकी संपत्ति के हिसाब से उनसे टैक्स लेना चाहिए। और अगला है सार्वजनिक निवेश, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले जो स्कूल हैं, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र हैं, बाल देखभाल और पोषण कार्यक्रम में निवेश करना चाहिए, ताकि ये जो निचले तबके के लोग हैं उनका भी ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। साथ ही साथ पुनर्वितरण योजनाएं की भी बात कही गई है। तो सरकार जो राजस्व कर वसूल करती है वो कई तरह की स्कीम में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि आपका पेंशन और बेरोजगारी लाभ, ये जो राजस्व कर प्राप्त करती है सरकार, इसमें ही निवेश करती है कई तरह की सरकारी योजनाओं में। अगला है रोजगार सृजन, यानी सरकार को ये चाहिए कि वो रोजगार के अवसर पैदा करे, सृजित करे, और साथ ही महिला सशक्तिकरण, यानी कि महिलाओं को शिक्षा दे और ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके। और इसके अलावा महिला और पुरुषों में वेतन को लेकर के जो असमानता देखने को मिलती है उसको भी निश्चित करने की जरूरत है। तो इतना समझने के बाद